हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी वाले चैनल में। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पेपर नंबर 2 जीएस का। और पिछले लेक्चर में हमने पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 3। आइए देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रीएड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, अर्थात विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। अब आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा होगा जो आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। तो ऐसे तमाम और भी कई सारे आर्टिकल हैं जो इस टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो हमें पता चलता है कि संवैधानिक प्रावधान भी है किस चीज़ का, सेपरेशन ऑफ पावर का। लेकिन इसका अपना एक बैकग्राउंड है, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है पावर के पृथक्करण की या सेपरेट करने की। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें समझते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों में झांकें तो हमको पता चलता है कि यूनान में सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, इसके पीछे की अवधारणा क्या है आज के संदर्भ में। द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज दैट देयर शैल बी नो कंसंट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर इन अ सिंगल अथॉरिटी, अर्थात किसी एक अथॉरिटी के हाथ में समस्त शक्ति केंद्रित नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो सत्ता का दुरुपयोग होगा, उसका अतिक्रमण हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक इन सब चीज़ों से संबंधित होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस। अगर हम मॉडर्न उसकी बात करें, आधुनिक काल की, तो हमको पता चलता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय संविधान में इस चीज़ को, सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को अगर किसी ने इंक्लूड किया है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर हमको ये बात पता चलती है कि देयर आर 3 ब्रांचेस, 3 ऐसी शाखाएं हैं। आपने नाम सुना होगा पहले भी, मैं बार बार चीज़ें रिपीट भी करता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने पढ़ा क्या क्या है। और यकीन मानिए आपने पढ़ा है, बस हमें क्या करना है, उसको उस फ्रेमवर्क में आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके आंसर को लिखना है। ठीक है, लेजिस्लेटिव आप जानते ही हैं, विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और जुडिशरी, ये हमारे 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो हम देखते हैं कि इनका जो सेक्टर है वो पूरी तरीके से अलग अलग है, और ये इसमें नहीं दखल कर सकता, ये इसमें नहीं दखल कर सकता, यानी कि एक इंटरडिपेंडेंसी वाला काम है। लेकिन हमारा संविधान है वो इस बात पे भी टिका है कि चेक एंड बैलेंस। ठीक है, हमारा संविधान जो है वो चेक एंड बैलेंस के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस वाले टॉपिक में आपको वो चीज़ें पढ़नी है कि सबके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव का क्या फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का क्या फंक्शन है, जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका का क्या फंक्शन है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे कंटेंट में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर हम सिद्धांत की बात करें तो ये देखिए किस पे टिका हुआ है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट मस्ट बी लिमिटेड टू परफॉर्मिंग जस्ट इट्स ड्यूटीज एंड कैन नॉट बी इंटरफेयर विद दोज ऑफ द अदर ब्रांचेस, अर्थात सबके काम निर्धारित हैं, उनको अपने उस फ्रेमवर्क के अंदर रह के ही काम करने हैं, और दूसरी अथॉरिटी में क्या नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है। यही इसके पीछे का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, तो अब हम क्योंकि मेंस की तैयारी में आ गए हैं, मेंस का आंसर लिखना है, तो हमें ये सारे जो सिद्धांत हैं वो सारे पता होने चाहिए। Some important points need to be taken in this regard that no person should hold more than one position within any of 3 branches of the government। साफ स्पष्ट समझ में आ रही है बात क्या, कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सभी पावर न सौंप दी जाए। that no person should hold more than one post। किसी एक व्यक्ति के हाथ में एक से अधिक पद नहीं होने चाहिए। हाँ, ये बात और है कि जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो अगर कुछ समय के लिए कोई मंत्रालय खाली है तो उसको वो अपने अधीन ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये ना समझा जाए कि उन्होंने एक से अधिक पोस्ट क्या कर ली है, अपने हाथ में रख ली है। ये एक व्यवहारिक सी चीज़ है जो मतलब समय समय पर की जाती है। देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस फ्रॉम वन गवर्नमेंट ऑर्गन विद एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गन्स। जैसे हम अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो जाहिर सी बात है कि पिछले लेक्चर में हमने देखा भी था कि कैसे जो केंद्रीय सत्ता है वो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो उसके हर काम में हस्तक्षेप करना शुरू कर दे। ओके, सबकी क्या है, अपनी ड्यूटीज निर्धारित हैं हमारे संविधान में।
तो जब आप ये सारा टॉपिक पढ़ेंगे तो प्लीज़ इसको ज़रा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हमारे कंटेंट में इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है, बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से, ओवरलोडेड हम कह सकते हैं कि इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको उसमें से ऑप्टिमम यूज़ के लिए आपको टॉपिक इसमें से तैयार करना है। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मान के चले कि इस वाले पॉइंट से आता है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? इट्स प्राइमरी गोल इज टू स्टॉप द एब्यूज ऑफ पावर इन वेरियस एरियाज ऑफ गवर्नमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? कि सत्ता का दुरुपयोग करने से बचा जा सके, यही इसका उद्देश्य है सेपरेशन ऑफ पावर का। आप समझ रहे होंगे बात को। पब्लिक पावर इज रेगुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। हमारे संविधान का जो प्रजातंत्र है उसी के अनुसार ही पब्लिक पावर का रेगुलेशन यानी कि उसके नियम कानून बनाए गए हैं। अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूट देयर अथॉरिटी इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो थ्योरी दी गई है सेपरेशन ऑफ पावर की, उसी ढांचे में रहते हुए जैसा कि निर्धारित हुआ है, गवर्नमेंट के सभी ऑर्गन्स को काम करना चाहिए जिससे कि अतिक्रमण होने से बचा जा सके। अब हमको पता चलता है इन सारे बैकग्राउंड को जानने के बाद कि हमारे संविधान में कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जिसके हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। तो हमको कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जहां इन सब चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल 50 इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. Separation of judiciary with executive ये क्लियरली मेंशन है किसमें? आर्टिकल 50 में। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, इतना हम मान के चल रहे हैं, तभी तो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ओके, he executes authority of the union and the state shall be vested in the president and the governor who are exempted from civil and criminal liability under article 53 and article 143। देखिए आर्टिकल 53 और आर्टिकल 153 जब आप पढ़ते हैं तो इसका संबंध हमारे राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों से है, जिनको मुक्त रखा गया है किससे? सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से। ठीक है, इससे साफ पता चलता है कि पावर किस तरीके से सेपरेट करके रखी गई है। अब देखते हैं कि जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, उसके संबंध में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लेजिस्लेचर की अगर हम बात करते हैं यानी कि विधायिका की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार की विधायिका हैं। एक तो है संसद। संसद मिलके बनी है लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, किससे मिलके बनी है? लोकसभा और राज्यसभा से। इसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी असेंबली बाई कैमरल हों। बाई कैमरल से मतलब किस चीज़ से है? द्विसदनात्मक हो। जहाँ पर द्विसदनात्मक है तो वहाँ पर द्विसदनात्मक की बात होगी, और जहाँ पर यूनिकैमरल है यानी कि एक सदनात्मक है तो वहाँ भी क्या है, इसको एक ही लेजिस्लेचर माना जाएगा। तो वो भी कानून बनाने में सक्षम है जहाँ पर एक विधायिका है। अर्थात एग्जाम्पल इसका क्या है? उत्तराखंड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। जैसा कि अभी मैंने कहा था, संविधान में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि चेक एंड बैलेंस पर आधारित है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें अपने भारत के इतिहास के, तो आपको पता होगा मुगल पीरियड में कभी अकबर ने कुछ ऐसे ऑफिसर्स की नियुक्ति करी थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, है ना, कि जो ऑफिसर वहाँ से पहले से नियुक्त है उसकी निगरानी कर सके, और उसकी जवाबदेही स्वयं बादशाह ने रखी थी, समथिंग लाइक दैट। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब इतिहास में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से चलता रहे, इसलिए ऐसे ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती थी जो एक दूसरे के पूरक हों, और कहीं भी अगर कोई विवाद होता हो तो उसकी जानकारी सीधे केंद्र में अर्थात बादशाह या सुल्तान या शासक या सम्राट को दी जाए। ठीक है, टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बाय मेकिंग द एग्जीक्यूटिव आंसरेबल टू द पॉपुलर हाउस। ठीक है, तो अगर हम इसे संदर्भ में समझें तो ये साफ स्पष्ट नजर आ रहा है हमको कि ये चेक एंड बैलेंस पर भी हमारा क्या संविधान टिका हुआ है, ताकि हमारे तीनों जो विंग्स हैं वो सही ढंग से कार्य कर सकें। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना।
यहाँ से मान के चले कि क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो संविधान के जो प्रावधान हैं शक्तियों के पृथक्करण के, उसके कौन कौन से प्रावधान हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है 50 वर्ड में आ जाए या 100 वर्ड में आ जाए। उत्तराखंड पीसीएस में शॉर्ट क्वेश्चंस आने की भी स्कोप है पूरा। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस पे आधारित है हमारा क्या संविधान। तीसरा जो विंग है वो है जुडिशरी। अगर हम जुडिशरी की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें आपको समझ में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया हाईएस्ट लेवल पर, राज्यों के हाई कोर्ट्स हो गए यानी कि उच्च न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय हैं। सब अपने अपनी सीमाओं में रहते हुए काम करते हैं। ये सारी बातें आपने प्रीलिम्स के दौरान पढ़ी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं ये आपको पता है, 124 से लेकर 147 तक। हाई कोर्ट्स के बारे में पता होगा आपको। इसी तरीके से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में भी दिया गया है। द जुडिशरी इज रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट लॉ रादर देन टू क्रिएट दैम। अगर आपसे कोई पूछे कि कानून बनता कहाँ है, तब आपको पता चलता है कि कानून या तो संसद में बनता है या राज्य विधानसभाओं में बनता है या राज्य विधान मंडल में बनता है। जुडिशरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक लॉ। उसको क्या करना है, उस परिधि में रहते हुए इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो लॉ बना है वो किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, क्या कोई ऐसे प्रावधान तो शामिल नहीं कर लिए गए हैं इस कानून में जो किसी प्रकार से आपके फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर रहे हों। तो इस चीज की निगरानी करता है और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का नाम आपने सुना होगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जो कानून बनता है उसकी समीक्षा कौन कर सकता है, हमारी न्यायपालिका कर सकती है। कौन करेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। तो ये पावर दी गई है इसको। देखिए एग्जीक्यूटिव में देखिए क्या क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएंगे, मंत्री परिषद आ जाएगी जिसके मुखिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ब्यूरोक्रेसी भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसीज हैं जो संविधान के दायरे में रहते हुए काम करती हैं। लेकिन सच में क्या ऐसा होता है, क्या कभी इन संस्थाओं में या इन अथॉरिटीज के बीच में टकराव पैदा नहीं होता है क्या? आमतौर पर कभी कभी हमको देखने को मिला भी है, जब से संविधान हमारा लागू है 1950 से लेकर अब तक, कि ऐसे कई अवसर आए हैं जब लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में भिड़ंत हो रही होती है। तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि विच इज सुपीरियर, कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, न्यायपालिका या विधायिका। तो ये प्रश्न आज भी बना ही हुआ है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर जुडिशरी दखल दे देती है और कहीं कहीं पर हमारी जो विधायिका है वो ओवररूल कर जाती है। ऐसे कई सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप ये वाले टॉपिक को पढ़ें तो उन केसेस को भी जरूर देखिएगा जिसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर की है। तब जाके कहीं आपका एक आंसर, अच्छा सा आंसर निकल कर आएगा। चेक एंड बैलेंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल डिसीजन रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ पावर। ये सारे पॉइंट्स आपको इस वाले टॉपिक में देखने होंगे। ओके, तो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा ये, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि जैसे ये जो टॉपिक आप पढ़ें, टॉपिक नंबर 3 GS2 का, उसके संबंध में ये सारे आर्टिकल्स आपकी मदद करेंगे। आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट और आर्टिकल 143 गवर्नर से रिलेटेड है, आर्टिकल 121 और 211 इसी टॉपिक से संबंधित है, आर्टिकल 122 और 212 का भी संबंध इन्हीं पॉइंट्स से ही है। आर्टिकल 361 कहता है कि नीदर प्रेसिडेंट नॉर गवर्नर इज सब्जेक्ट टू लीगल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो सबके अपने अपने कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं। आपको हो सके तो कुछ केसेस भी देखने पड़ सकते हैं, जैसे कि राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण और जाना माना केशवानंद भारती केस 1973 का। आखिर सुप्रीम कोर्ट को समय समय पर इन सभी चीज़ों की समीक्षा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब ये है कि अभी भी ऐसे कई सारे आयाम हैं जिनको प्राप्त करना जरूरी है। और ये जो टकराव है जुडिशरी का विधायिका से, ये देखते हैं कि कब तक रहता है।
तो सुप्रीम कोर्ट सक्रिय है, कई मामलों में खुद ही संज्ञान ले लेता है, ये भी आपने देखा ही होगा। बहरहाल जो भी है, ये सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए आपको इन सारे आर्टिकल्स का सहारा लेना पड़ सकता है, तभी जाके इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं जो आपके सामने लिखा है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें देखिए और एक चीज ऐड की जा सकती है, जैसे आपने नाम सुना होगा नालसा का, उसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, लोक अदालत का, ठीक है, और ट्रिब्यूनल्स का भी आप जिक्र इसमें पा सकते हैं। तो इन सब के फंक्शंस को भी जरा देखिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, इन सब के फंक्शंस वगैरह वगैरह, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे कंटेंट आपको इस वाले पॉइंट नंबर 3 में देखने को मिलेंगे। तो हो सके तो इन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करिए काफ़ी जल्दी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं। हो सके तो आप कंटेंट का सहारा लीजिए और उसको आधार मानकर आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस करिए। यूपीएससी का पेपर अभी हाल ही में हुआ है, आप उसको एक मॉडल पेपर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अच्छा मॉडल पेपर शायद किसी के पास नहीं है, वो स्वयं एक मॉडल पेपर की भूमिका निभाएगा आपके इस वाले पेपर की, ठीक है। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।